बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से मुतालबा किया है कि हमारे मुल्ज़िमान को वापस भेजा जाए, हमारे मुल्ज़िमान को वापस किया जाए ताकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। क्या सूरत हाल बनेगी मालूम करेंगे बैरिस्टर राशिद असलम से। बरतानिया चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि बरतानिया का कानून क्या कहता है। लेकिन पहले बात करेंगे जावेद चौधरी साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उनसे ज़रूर पूछेंगे कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान में माजी से कनेक्ट अगर करके हम सूरत हाल को देखें तो कितनी गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन इस सूरत हाल से निकला कैसे जा सकता है, हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं, आने वाले दिनों में होगा क्या। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जावेद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो सियासी तौर पर अब तारीख हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इमरान खान साहब जेल में है, तहरीक इंसाफ बंद गली में फंसी हुई है, हुकूमत उनकी जो है वो इस वक्त हवा के अंदर लटक रही है, फ़ौज उनके खिलाफ जो है वो सफ़बंदी करके सामने आ गई है, सियासी जमातें कहती हैं कि मुकालमे की गुंजाइश नहीं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर बहैसियत सियासी जमात तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर नज़र आता है? पहली बात तो ये है कि सियासी जमातें बनने में बड़ा टाइम लगता है और ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ करती, ये जारी रहती हैं। और जब इस किस्म का क्राइसिस आता है तो उस वक्त पता चलता है कि सियासी जमात के अंदर कितनी जान है और ये कितनी देर तक सस्टेन रह सकती है। अगर आप ये कहें कि आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर ख़त्म हो गया तो मैं इसका जवाब नो में दूँगा। फ्यूचर तो कायम रहेगा, ज़ाहिर है सियासी जमात है, चलती रहेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में इतनी सीट्स ना ले सके, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये जमात मुकम्मल तौर पे अबैंडन हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। जमात तो चलती रहेगी, लेकिन ये है कि एक मुश्किल वक्त है इसके ऊपर और अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अगर आप माजी में जाएं तो एक वक्त था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे क्रैश हो गई थी, बल्कि जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी और पूरी जो क़यादत थी वो तितर बितर हो गई थी। कोई लीबिया चला गया था, कोई सीरिया चला गया था, कोई इराक पे बैठा हुआ था, कोई जर्मनी चला गया, कोई यूरोप में चला गया, कोई अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने अल-जुल्फ़कार बना ली। लेकिन उसके बाद फिर रिवाइवल हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब चौथी मरतबा ऑलमोस्ट इक़्तिदार के अंदर आई है। 3 तो गवर्नमेंट्स बनाई उन्होंने और अब एक हाफ गवर्नमेंट है जो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सेम इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3-4 मरतबा उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब उनकी पूरे ख़ानदान को उठा के सन 2000 में मुल्क से बाहर फेंक दिया गया था। फिर उसके बाद वो दोबारा वापस आए, फिर इक़्तिदार में आए, फिर बाहर गए, फिर इक़्तिदार में आए, फिर इक़्तिदार में आए, फिर बाहर गए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह ख़त्म नहीं होती। अगर ANP ख़त्म नहीं हो सकी आज तक, या फिर जो बलूचिस्तान की पुरानी पार्टियाँ हैं वो अगर ख़त्म नहीं हो सकी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त को पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इन्वाइट किया। तो वो इमरान खान साहब की एक गलत पॉलिसी है, क्योंकि ये पार्टी बनी ही इस्टेब्लिशमेंट की मदद से थी और चलती भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से रही है। आने वाले दिनों में भी इसको इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मुश्किल वक्त है ये इमरान खान साहब ने खुद इनवाइट किया, जिसका ज़ाहिर उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा चौधरी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, मकालमा, ये तमाम सोसाइटी के अंदर चीज़ें जो है वो माजी में भी हमने देखा कि होती थी, लेकिन ये माजी से मुख्तलिफ कितनी थी? अगर ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, खान साहब के ट्वीट माजी के मुकाबले में जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर था कितने मुख्तलिफ थे कि जहाँ बराह रास्त वो किसी आर्मी चीफ को किसी लकब से नवाज रहे हों और फिर जवाब में भी फिर उसी तरीके से अलकाबात से नवाजा जाए। तमाम मामला सबके सामने है, उसका तस्करा मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मुकालमे की गुंजाइश अगर थोड़ी हो गई है, ये दायरा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, या दायरा जो है सुकड़ता जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान की जो आने वाली सियासत है दीगर सियासी जमातों के लिए, उसमें किस हद तक स्पेस कम होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कितनी जिम्मेदार है? और क्या माजी में हमने देखा कि इस हद तक चीज़ें पहुंची हों, या पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि इस हद तक कोई जो है वो 2 ग्रुप्स मुतारिब हो गए? और ग्रुप्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें एक ISPR कह लें या इस्टेब्लिशमेंट कह लें और दूसरी एक सियासी जमात हो। देखिए, 2 सवाल है आपके। एक तो जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, वो वाकई ही इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने पाकिस्तानी तोड़ दिया था और 6 नकात थे उनके, और आज भी वो तारीख के अंदर नकात मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ ही ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जिनको ज़ाहिर फांसी लगा दिया जनरल ज़ियाउल-हक साहब ने, उनके खिलाफ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टाइप की नहीं हुई थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो थी, फिर मियां नवाज शरीफ साहब थे, फिर ANP के ऊपर कई बार क्रैकडाउन हुआ, फिर बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, पिछले दिनों अख्तर मैंगल साहब का इशू था,
वो धरना लेके जा रहे थे, अगर आपको याद हो कोयटा। तो आज तक इस टाइप की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई जिसमें पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर को इस तरह मुखातब किया गया हो। ऐसा लगता है कि तंग आमद और बजंग आमद वाली सूरत हाल है, इनफ इज़ इनफ की सूरत हाल है। फौज ने जितना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, अब वो फट पड़ी है या उसने रद्द अमल देना शुरू कर दिया। ये मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फील होता है। लेकिन इसके अलावा आप अगर इमरान खान साहब की उठान देखें तो इमरान खान साहब एक डिफरेंट आदमी है। मसलन वो फास्ट बॉलर है, तो एक आदमी जैसे 40 साल फास्ट बॉलिंग करवाई हो, अगर आप उससे ये तवक्को करेंगे कि वो जो है स्लो बॉल करवाएगा और वो गुगली मारेगा, तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो वो ज़ाहिर तेज़ बॉलर है और एक बंदे की ट्रेनिंग ये है 40 साल से कि आपने बस गेंदें फेंकते रहना है, कोई ना कोई विकेट तो उड़ी जाएगी, और वो उसी तरह कर रहे हैं। उनका बिहेवियर ये है, उनका डीएनए ये है, उनकी प्रैक्टिस ही है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाए दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म करने के लिए गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करके एक नई पार्टी डेवलप की गई थी कि जो इनको टेक ओवर कर ले। और अब वो दूसरी पार्टी, वो तीसरी पार्टी मौजूद है, और अब अगर आप उससे तवक्को करेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएगी, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका डीएनए डिफरेंट है। क्योंकि ये तो बनाई इसलिए गई थी कि जो रवायती पार्टीज़ हैं आपने उसको ख़त्म करना है। और जो तीसरी इसकी चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने सियासती एग्रेशन की है। आप देख लें 1996 में जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसको देख लें, और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो कुछ करते रहे वो भी आपके सामने है। वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हेड ऑन लेते थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो इमरान खान साहब हर दौर में एग्रेशन की सियासत करते रहे, तो ऑल ऑफ सडन ऐसा हो नहीं सकता कि वो एग्रेशन की सियासत ख़त्म कर दें। तो वो करते यही रहेंगे। एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर का काम ही है गेंदे फेंक रहे हैं, वो फेंकते रहे हैं। दूसरा ये है कि एग्रेशन की सियासत है, और पार्टी बनी इसलिए थी कि आप एग्रेसिवली दूसरी पार्टीज़ को डील करें, तो वो लगे हुए हैं। और तीसरा ये है कि ये जो एक नई यूथ है जो डेवलप हुई है सन 2000 में, यानी जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ है अब वो 25 साल का हो चुका है, और उसी के साथ इमरान खान साहब ने अपने आप को अलाइन किया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर था और सन 2000 में सोशल मीडिया आना शुरू हो गया। आप देख लें, बस फेसबुक आ गई, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करते चले गए, फिर यूट्यूब्स आ गए, और ये जो जनरेशन जी है ये इसने जन्म ही इसके अंदर लिया है। तो इस जनरेशन को फिर इमरान खान ने टैकल करना या डील करना शुरू किया। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो तो अलूफ थी, वो तो इससे वाकिफ़ ही नहीं थे, उन्होंने अपने आप को साइड लाइन रखा। तो जब इस वैक्यूम को इमरान खान ने कैप्चर कर लिया, तो अब ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, और इसके अंदर पुरानी जो रियासत थी उसने इमरान खान साहब के हाथ भी बड़े बैठाए, इमरान खान साहब को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। तो अब हो नहीं सकता कि एक फास्ट बॉलर जो है आप उसको अचानक कहें कि बस आइंदा से आपने गेंदें स्लो फेंकनी है, या एक पार्टी जिसका डीएनए ये है कि उसने बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिट करना है, या जो बरसरे इक़्तिदार आया है उसके खिलाफ उससे बात करनी है। और तीसरा जो ज़ाहिर है नई जनरेशन को डील कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया, तो अगर आप ये तवक्को करें कि वो सोशल मीडिया को अचानक बंद करके स्विच ऑफ करके अच्छा बच्चा बन जाएगा, तो इमरान खान साहब से ये तवक्को नहीं की जा सकती। एक और इसके अंदर ये भी है कि ज़ाहिर है जब एक आदमी को बिल्कुल कॉर्नर इमरान खान साहब अपने आप को फील कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है अब लड़ने के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। वो कहते हैं जी मेरे पास यही ऑप्शन है, वो लगे हुए हैं इस पर। तो अब इसका नुकसान ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को उनकी को भी हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में डायनामिक्स बहुत चेंज होंगे। इस पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो निकल जाएंगे, जो इस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, जिसमें गौहर खान साहब का इस्तीफ़ा जो है ड्यू है, और चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि गौहर खान साहब अपने आप को साइड लाइन कर लेंगे, या फिर इमरान खान साहब उनको निकाल देंगे, क्योंकि वो दरमियान का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई ने भी ये जो बयानिया देना शुरू किया था ज़हनी मरीज़ का, वो गलत है। तो जब एक बैलेंसिंग एक्ट गौहर खान साहब की तरफ से हो रहा है, तो इमरान खान साहब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। जो फौज की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब की तरफ से आया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इसमें कोई शक नहीं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एस्टैब्लिशमेंट से लड़ती रही हैं माजी में, लेकिन इस हद तक लड़ाई किसी ने नहीं की। इवन शेख मुजीबुर रहमान ने भी इस हद तक लड़ाई नहीं की थी कि वो इस तरह हेड ऑन हो जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा चौधरी साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो खान साहब को, जो आपने गुफ्तगू की उसके अंदर, उससे मुझे ये समझ में आया कि आप ये कहते हैं कि खान साहब
वजह है बहुत सारे मामलात की, उनका सख्त गिर मौक़िफ़, उनका फास्ट बॉलर होना, उनका टेम्परामेंट, उनका तर्ज़ सियासत, उनका DNA, उनकी जो सियासी पैदाइश है वो तमाम एक मज़ाहमत की तरफ है, दोनों पार्टियों को ख़त्म करने की तरफ है, लड़ाई की तरफ है, तेज़ बॉलिंग की तरफ है, विकटें लेने की कोशिश की तरफ है। एक ऐसा बयानिया भी मौजूद है। मैं जब ये बात करूंगा तो फिर जवाब में ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि जी खान साहब मासूम हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको ख़राब करते हैं। जो जेल में जाके उनकी बहनें हैं वो उनको गलत पट्टियाँ पढ़ाती हैं, गलत बातें कहती हैं। उनको जो है वो पहले बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम आता था कि बुशरा बीबी उनसे ऐसे मामलात, ऐसे काम करवाती हैं कि जो लड़ाई की तरफ लेके जाता है, बुशरा बीबी तमाम खराबी की जिम्मेदार हैं। तो ये तबका मौजूद है जो बार बार ये कहता है कि खान साहब खुद ठीक है, लेकिन खान साहब को ख़राब किया जाता है। खान साहब तो लड़ना नहीं चाहते, खान साहब तो रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके मुशीरान उनको जाके बताते हैं कि जी रास्ता ना निकालें, आप लड़ें, आप स्टैंड करेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो अब आप इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा हावी समझते हैं? क्या खान साहब के अंदर भी कोई गुंजाइश की कमी है? बताइए कि एक वज़ीर-ए-आज़म थी मार्गरेट थैचर, अगर आपने सुना हो, मार्गरेट थैचर एक बड़ी कामयाब उनकी प्राइम मिनिस्टर थी बरतानिया की, और उनका जो IQ लेवल था वो बड़ा एवरेज था और बहुत बड़ी पॉलिटिशियन नहीं थी वो, लेकिन उन्होंने बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की और पूरी बरतानिया की इकानमी को टर्न अराउंड कर दिया। तो उनके बारे में लोग ये कहते थे कि ये खुद कुछ नहीं है, इनके जो मशीर हैं वो बड़े ज़बरदस्त है। तो एक मरतबा एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे कहा कि आप कुछ भी नहीं है, जो आपके मशीर हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आपको मशीर अच्छे मिल गए जिसकी वजह से आपने डिलीवर कर दिया। तो मार्गरेट थैचर ने थोड़ी देर सुन के उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कुछ मेरे मशीरों का कमाल है, लेकिन इन मशीरों को मशीर रखा किसने था, चूज़ किसने किया था? तो मैंने चूज़ किया है, तो ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है। तो इमरान खान साहब को अगर वो गलत पट्टियाँ पढ़ा रहा है तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाता है। जब वो इस टाइप के लोगों को मुंतखब करेंगे, जब वो सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब करेंगे, उस्मान बुज़दार साहब का करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब का करेंगे, और फिर पार्टी के अंदर भी वो ऐसे लोग लेके आएंगे, और जब पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर बाहर से राजा नासिर अब्बास साहब को ले आएंगे, महमूद अचकज़ई साहब को ले आएंगे। तो फिर उन्हें ये शिकवा नहीं करना चाहिए, ना पार्टी को ये शिकवा करना चाहिए कि इमरान खान साहब के मशीर गलत है, उनको गलत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। भाई इन मशीरों का फैसला किसने किया था, इनको मशीर बनाया किसने था? तो इमरान खान साहब इसके खुद जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब के अंदर जो 3 खामी है, उसके अंदर सबसे बड़ी खामी है कि वो टीम बड़ी पुअर बनाते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो पूरे पंजाब में से जो 12 करोड़ लोगों का सूबा है उसमें से वो उस्मान बुज़दार साहब को पसंद करेंगे, या जो 4 करोड़ लोगों का सूबा है उसमें से वो या सुहेल अफरीदी साहब को पसंद करेंगे, या अली अमीन गंडापुर साहब को करेंगे, या महमूद खान साहब को करेंगे। तो जब उनको मौका मिलता है तो जो उनके पास लाट होती है उसमें से सबसे बदतरीन जो आदमी होता है उसको वो सबसे अच्छी सीट के ऊपर बिठा देते हैं, और फिर उसके बाद ये इंतज़ार करते हैं कि ये आदमी वसीम अकरम साबित होगा, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान साहब की ये जो चॉइस है ना, चॉइस ऑफ पर्सन, वो बहुत गलत है। वो हमेशा गलत आदमी को चूज़ करके उसके बाद फिर तवक्को करते हैं कि अब इस दरख्त के ऊपर आम लगे ही लगें, और वो लगते नहीं है। ज़ाहिर है आपने बेरी उगाई है तो उसके ऊपर आम कैसे आ सकता है? तो ये खराबी है इमरान खान साहब के अंदर। तो अगर वो कान के कच्चे हैं या लोग उनको गलत पट्टियाँ पढ़ा देते हैं, तो इन लोगों का इंतखाब भी तो इमरान खान साहब ने खुद किया ना जी। उन्हें खुद लोगों को मौका दिया है कि वो उनके करीब आएँ और उनके कान के अंदर फूंक मारते रहें। तो लोग मार रहे हैं फूंक, ज़ाहिर है उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है, वो इतना तजर्बा नहीं है, और सुनी सुनाई बातें इमरान खान साहब तक पहुंचा देते हैं। इमरान खान साहब इम्पल्सिव हैं, वो सोचते नहीं हैं, फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं, और वो रिएक्शन जो है फिर ज़ाहिर है उनके गले पड़ जाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये इमरान खान साहब थ्रू आउट उनकी ज़िंदगी इसी तरह रही है। उनके कान में जो फूंक मार दी जाती थी उसको सही मान लेते थे, और उसी से फिर उनकी ज़िंदगी में क्राइसिस पैदा होता था, और आज भी वो क्राइसिस पैदा हो रहा है। अच्छा, मुज़ाकरात की गुंजाइश ख़त्म है, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। मजमा जमा नहीं कर सकते, ये कहना था अता तारड़ साहब का। तो इन दोनों बातों से हुकूमत के तेवर को देखते हुए, ISPR के बयानात को देखते हुए, अब सर 2-3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आने वाले दिनों में पाबंदी लग सकती है? उनकी सियासी सरगर्मियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा सकता है, अभी भी ना होने के बराबर ही हैं? क्या KP की हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है? अब आगे रास्ता आपको क्या दिखता है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगेगी। मेरा ख्याल ये है कि ये रियासत ने फैसला किया हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी। आप देख लें कितनी मुद्दत हो गई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के अंदर बैन नहीं किया गया, इंक्लूडिंग TLP भी, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर फैसला हुआ है कि किसी सियासी जमात को जब बैन कर दिया जाता है तो हीरो बन जाती है, और फिर उसका एक अस्करी विंग बन जाता है, और वो ज़्यादा तगड़ा हो जाता है और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है स्टेट को।
तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई पाबंदी का फ़ैसला होगा। ये कार्ड इस्तेमाल किया जाता रहेगा, धमकी दी जाती रहेगी, लेकिन पार्टी इसी तरह जारी और सारी रहेगी। इसके ऊपर पाबंदी मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई लग सकती है। दूसरा ये है कि पार्टी जो है वो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इक़्तिदार में है, तो क्या वहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है? हाँ, गवर्नर राज लग सकता है, लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इंतज़ार करेगी कि लोग वहाँ पे सड़कों पे आएँ और इन सब का गिरबान पकड़ें और कहेंगे जी हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी दुकानों पे हमले हो रहे हैं, हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं, हमारे स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन आप कहाँ सोए हुए हैं? और जो हमारी इकॉनमी है वो रोज़ बरोज़ नीचे जा रही है, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उसके ऊपर तवज्जो दे सकें। आपने आज तक पुलिस को ठीक नहीं किया, आपने स्कूलों का सिस्टम ठीक नहीं किया, आपने हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं किया। तो जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है, मेरा ख्याल है रियासत इंतज़ार कर रही है कि वहाँ पर लोग बाहर निकलें और बाहर निकल के जो चीफ मिनिस्टर है उसके गले पड़ें कि आपको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि आपने खैबर पख्तूनख्वा को ठीक करना है, इसलिए नहीं बनाया गया कि आपने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, या ये जो रोज़ आप जत्था लेके इस्लामाबाद चले जाते हैं, इसके लिए आप सीएम नहीं हैं। तो जब ये वक्त आएगा तो फिर उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगे। फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई गवर्नर राज लगाया जाएगा। हाँ, इस कार्ड को भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा वफाक की तरफ से कि जनाब ये हो रहा है, असम्बली बन गई है, एक कैबिनेट का फैसला कर लिया गया है, वहाँ पे गवर्नर को बदला जा रहा है और एक फ़ौजी गवर्नर आ रहा है और वो आते ही यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। तो ये इस टाइप के कार्ड्स जो हैं वो वफाक इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया कि जिसके अंदर फौरी तौर पर वहाँ पर गवर्नर राज लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हीरो बना दिया जाए या वहाँ पे उनको शहीद कार्ड दे दिया जाए, ताकि वो अवाम में जाके कह सकें कि देखें जी हमें तो निकाल दिया गया था, वरना हम तो खैबर पख्तूनख्वा को लंदन बना देते या पेरिस बना देते, या फिर हम इसको फ्रांस और इंग्लैंड बना देते या ऑस्ट्रेलिया बना देते, हमें बनाने नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि रियासत ऐसी हमाकत करेगी, गलती करेगी, क्योंकि अगर ये गलती करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हीरो बना दिया जाएगा और वह ज़्यादा पावर के साथ वापस आएगी। अच्छा चौधरी साहब, हमने हमेशा सुना है, हमेशा एक जुमला कहा जाता है, आप ज़रूर लिखते भी होंगे कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है तरक्की के लिए, चाहे फिर वो माशी मैदान में हो या मुल्क के दीगर मामलात के हवाले से हो। तो अगर सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग प्रेशर जो है उसको कम करने की ज़रूरत होगी। तो क्या इस वक्त सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी राज़ी करें और मुतारिब ग्रोह जो सामने इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में है उससे भी कोई बातचीत करके कुछ सूरत हाल को बेहतर कर सकें, या ये तवील अरसे तक क्लैश इसी तरह चलेगा? देखिए, ये पहले कोशिश की जा चुकी है। इवन महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कोशिश की जब मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड के अंदर थे और इमरान खान साहब की यहाँ पे गवर्नमेंट थी। उस वक्त भी महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान साहब से मुलाकात करके उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मुलाकात की थी, उनसे रब्ता किया था और उनको तैयार करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग इकट्ठे चले और ये लड़ाई ख़त्म हो। तो इस टाइप की बातें जो ना उस वक्त भी की गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब 2024 के इलेक्शन हुए हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया था और लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए एक मैसेज इमरान खान साहब को जेल में पहुँचाया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ मिल के गवर्नमेंट बनाना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया था। तो ये 2024 की बात तो ये है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हाथ फैलाया गया था, बढ़ाया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो हाथ नहीं पकड़ा। तो इमरान खान साहब का इशू यही है कि अगर कोई इनको अकल की बात करे या दरमियान का रास्ता निकाले तो इमरान खान साहब हाथ छटक देते हैं, वो इनकार कर देते हैं। लिहाजा कोशिशें की जाती रही हैं। इससे पहले नून लीग की तरफ से जब मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और 2019 में जब वो अभिनंदन का वक्त आया था, इशू आया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया गया था जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी, लेकिन इमरान खान साहब ने हाथ झटक दिया था। और उससे पहले जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त बिलावल भुट्टो की तकरीर भी है और साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी है कि जी हम इकट्ठे चलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब राज़ी नहीं हुए। तो इमरान खान साहब जो ना बड़े ज़िद्दी आदमी हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज़ करेंगे या कोई नीचे आएंगे या फिर कोई बात सुनेंगे या फिर वो बात करेंगे। तो जब तक इमरान खान साहब का रवैया नहीं बदलता उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कोई सियासी कोई दरमियान का रास्ता निकाला जा सकता है या फिर सियासी जमातें इकट्ठी बैठ सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुझे सिर्फ इक़्तिदार में अगर कोई ला सकता है तो इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहेंगे। आज अगर जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल अगर अपना रास्ता खोल दें, दरवाज़ा खोल दें और हाथ बढ़ा लें इमरान खान साहब की तरफ, तो आप देखिएगा कि इमरान खान साहब का पूरा बयानिया बदल जाएगा। यही पार्टी होगी
जो जनरल आसिम मुनीर साहब को जिंदाबाद के नारे लगा रही होगी, उनको वार्मली वेलकम कह रही होगी। तो इमरान खान साहब फोकस है सिर्फ रावलपिंडी की तरफ। उनका ख्याल ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी से खैर मिल सकती है, मुझे इन पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो मिलकर नहीं चलना चाहते। वो जब भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करेंगे तो ऐसी पार्टी को पसंद करेंगे जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। आप देख लें, महमूद खान अचकज़ई साहब को वो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, राजा नासिर अब्बास साहब को बनाना चाहते हैं। उसकी वजह ये कि दोनों एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बड़ी उम्मीदें इमरान खान साहब ने वाबस्ता की हुई थी, लेकिन मौलाना बड़े समझदार आदमी, उन्होंने अपना पल्लू छुड़ा लिया उनसे। तो इमरान खान साहब इनके साथ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, इनके साथ नहीं मिलेंगे जी। सर, एक आखिरी सवाल का ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। एक तासुर ये है कि सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है खान साहब को ख़राब करने में। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हालात को और ख़राब करते हैं। चले खान साहब अगर हालात ख़राब ना कर रहे हो तो वो और आगे बढ़ के अपने डॉलर्स के लिए हालात को ख़राब करते हैं। सर, सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से मजमा जो है वो सियासी लीडर्स को चलाया करता है, बाज़ दफ़ा हमने भुट्टो साहब की भी बहुत सारी ऐसी तकारीर देखी। मैं कुछ देर पहले क्लिप सुन रहा था कि बांग्लादेश नामंजूर के हवाले से उन्होंने जब लोगों के सामने बात रखी कि बांग्लादेश को मंजूर करना चाहिए, वो हमारे साथ रहे, तो लोगों ने नहीं जब कहा तो भुट्टो साहब ने फौरी तौर पर जो है वो पासा पलटा और उन्होंने कहा कि जी नामंजूर हो गया मुझे ये बांग्लादेश। तो क्या खान साहब को सोशल मीडिया ड्राइव करता रहा है? ये बात दुरुस्त है जी। इमरान खान साहब क्योंकि सोशल मीडिया के पैदावार हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ही सोशल मीडिया इनको बना के दिया था। इमरान खान साहब ने इसको ग्रैब कर लिया। फिर जो डायस्पोरा है वो ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर है, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते थे, जो आईटी कंपनी में काम करते थे, आईटी की कंपनीज में। तो उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट दिया है, इमरान खान साहब को उन्होंने डेवलप किया थ्रू सोशल मीडिया। तो अब एक नई लाट बन चुकी है जो इमरान खान साहब ने डेवलप की थी या इमरान खान साहब के लिए डेवलप की गई थी। अब वो उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है और वो इमरान खान साहब को खुद खा रहा है। वो ये कहा जाता है ना कि ही इज़ द विक्टिम ऑफ हिज ओन क्रिएशन, कि एक ऐसी क्रिएशन जो इसने बनाई वो खुद अब उसका विक्टिम बन रहा है। तो इमरान खान साहब के जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो भी पार्टी को आराम से नहीं बैठने दे रहे, इनके अंदर सुकून नहीं आने दे रहे, और उसका नुकसान जो है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है, और जब तक ये उनसे अपने आप को डिस्टेंस पे नहीं रखेंगे उस वक्त तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस भी नहीं बढ़ेंगे। और ये बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब को मशवरा देते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल ये है कि यही वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मेरी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर मैंने इनसे भी अपने आप को डिस्टेंस पे कर लिया तो फिर मेरी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पे कोई उठाएगा नहीं। तो इमरान खान साहब की सोच मुख्तलिफ है, पार्टी के अंदर ये सोच उभर रही है कि इनसे अपने आप को अलग करें, और अगर हम इनसे अलग नहीं करेंगे तो फिर हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब आपके वक्त का। आपने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर तबसरा किया, तज़किया किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बैरिस्टर राशिद असलम साहब मेरे साथ मौजूद है और मामला ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर और राजा आदिल साहब को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। बरतानिया की हुकूमत गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान के हवाले करे और फिर पाकिस्तान के अंदर कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए या कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समझता है कि ये मुजरिम है, ये मुलजिम है और इनको जो है वो इनके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत जल्द इनको मुजरिम होना चाहिए। बैरिस्टर राशिद असलम साहब से पूछेंगे कि आखिर बरतानिया का कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के पास गुंजाइश कितनी है, आखिर क्या सोचकर हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि मोहसिन नकवी साहब ने यह मुतालबा बरतानवी सफ़ीर के सामने रख दिया। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद साहब, बरतानिया का कानून क्या कहता है? अगर किसी मुल्क को, क्या पाकिस्तान को ये गुंजाइश थी कि पाकिस्तान ये मुतालबा करता? किस ट्रीटी, किस मुआहदे के तहत ऐसा पाकिस्तान ने किया कि ये मुतालबा किया, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, कोई अर्जी डाली, कोई कानून के मुताबिक जो है वो किसी प्रोसीडिंग के लिए कहा? पाकिस्तान ने क्या सोचा और बरतानिया इसके ऊपर क्या सोचेगा, या बरतानिया में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? और फिर जो कुछ पाकिस्तान ने किया, क्या यही रास्ता था या इसके अलावा कोई और रास्ता भी था कि बरतानिया की किसी अदालत में आके कॉन्टेस्ट किया जाता और फिर वहाँ से सज़ा दिलवाने के बाद पाकिस्तान लाया जाता? तो दोनों चीज़ों का, दोनों पहलुओं का जवाब दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान ने अपने पत्ते ठीक खेले हैं, सियासी तौर पर खेले हैं, कानूनी तौर पर खेले हैं, उसमें ठीक और गलत क्या था, और फिर बरतानिया में इस तमाम मामलात को कैसे देखा जाएगा?
जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जब भी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट आती है, वो यहाँ पे एक कानून है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003, उसके अंडर इसको ट्रीट किया जाता है। उसमें बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। एक तो एक कैटेगरी फर्स्ट में वो ममालिक आते हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे, कि उसमें अगर कोई शख्स जुर्म करके यूके में आ जाता है तो उसको उसकी हवालगी की जाती है। तो उसी कैटेगरी में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं कंट्रीज के साथ, बहुत सारे बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। पाकिस्तान इन दोनों में नहीं आता। पाकिस्तान को जब भी कोई किसी भी शख्स की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए करनी पड़ती है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिले, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, दस्तावेजात दी। अब उसके बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर उन डॉक्यूमेंट्स को लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फॉरवर्ड करेगा, जो शुबाना महमूद हैं, आजकल होम सेक्रेटरी हैं। उनके पास जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे वो कि डॉक्यूमेंट्स के आया के मंदरजात क्या हैं, पार्टिकुलर्स उसके क्या सिचुएशन है, उसमें जो अरेस्ट वारंट्स हैं उसकी नोयत क्या है, उन पे जो जुराइम है वो कितने संगीन है, उन सब का जायजा लेते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे सर्टिफिकेट एक इशू करती है अंडर सेक्शन 194 ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट, जिसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है यहाँ पे। अब कोर्ट फिर उसके मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ मंदरजात हैं, मुख्तलिफ जायजों में से उसको गुजारता है। इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान ने किसी शख्स की हवालगी का मुतालबा किया है तो वो आया वो जुर्म यूके की सरजमीन पे भी जुर्म है, वो अगर सेम चीज यहाँ पे होती तो उसकी सजा 12 माह से ज्यादा होती या कम होती। अगर वो 12 माह से ज्यादा होती है तो फिर उसको जुर्म कंसीडर किया जाता है। अब एक तो पहला थ्रेशोल्ड इसका ये है। दूसरा थ्रेशोल्ड इसका ये है कि पाकिस्तान ने जो दस्तावेजात दी हैं उसमें उसके पार्टिकुलर्स क्या है, उसकी जो उनमें जो सेक्शन लगाए हुए हैं, जो जुराइम लगाए हुए हैं, उसकी तफसील क्या है, उसकी एविडेंस क्या है, और एविडेंस की कितनी थ्रेशोल्ड उस हाई थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरती है कि उसको जुर्म कंसीडर किया जाए। तीसरा फिर उसमें ये देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान को के हवाले शहजाद अकबर या आदर राजा को किया जाता है तो वहां पे फेयर ट्रायल का हक मिलेगा, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस तो नहीं होंगे, या फिर कोई और केस तो नहीं इसमें ऐड किया जाएगा। और दूसरा, अगर वहां पे जेल में रखा जाता है तो वहां के हालात क्या हैं, जेल के जो फैसिलिटीज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, इस सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे कोर्ट फैसला करता है। अब अगर आप पिछले 2-3 अदवार में देखें तो पहले अल्ताफ हुसैन साहब की एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की गई, फिर नवाज शरीफ साहब की एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की गई। ये पिछले 15 साल में हमने ये सारा होते देखा है। अब प्रॉब्लम वहां पे ये आता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे जमा करवाई जाती है वो इतनी सफिशिएंट एनफ नहीं होती जिसकी वजह से किसी शख्स को एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आजादी राय के हवाले से काफी सारे कवानीन है, काफी अच्छे कवानीन है कि आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। अगर कोई ये शख्स ये कहता है या कोई मुतालबा करता है कि ये गलत बयानी है तो उसको डेफेमेशन कोर्ट्स में यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। डेफेमेशन कोर्ट्स पे फैसला करती हैं, उसमें हर्जाना होता है, उसमें क्रिमिनल उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। अच्छा, लेकिन राशिद साहब इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं होती। इसमें एक चीज और फरमाइएगा कि जिस तरीके से आदिल राजा साहब हैं वो केस ब्रिगेडियर राशिद नसीर से हारे हुए भी ये केस है, तो क्या किसी मुल्जिम का जो माजी होता है उसका जो एक तरीक़ेकार होता है, मतलब मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर मौजूद है और वो मैं जुर्म बार बार करता रहा हूँ और वहाँ पे कोर्ट में पहले फैसले ऐसे आए हैं कि जिसके अंदर जो है वो मुझे मुजरिम करार दिया जाता रहा है, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है? मैं खास तौर पे आदिल राजा साहब की तरफ कह रहा हूँ कि वो केस हारे हुए हैं माजी के अंदर, एक नहीं 2 मरतबा गालिबन के साथ इस तरह के मामला हुए हैं, तो क्या उनका जो रिकॉर्ड है वो इसमें कोई मदद दे सकेगा हुकूमत पाकिस्तान के लिए? देखिए, वो जो केस था वो सिविल केस था, वो क्रिमिनल केस नहीं था, वो डेफेमेशन का केस था, उस पर उनको हर्जाना हुआ, आगे उन्होंने पे करना नहीं करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें अगर आप कहें कि वहां की कोर्ट ने, यहाँ की हाई कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि उनका कोई क्रिमिनल ऑफेंस इसकी वजह से हो गया, ना इसको क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। पाकिस्तान ने अगर अपना केस बिल्ड करना है तो उनको ये दिखाना पड़ेगा क्या कि उनके इन बयानात की वजह से वहां पे कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस तो नहीं हुई, वो ऐसा मामला तो नहीं हुए जिससे मारदाड़ हुई हो, लोग इश्ताल अंगेजी की तरफ गए हों, कोई इस किस्म की चीजें तो नहीं हुई। अगर इस किस्म की कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस का इशू है या कोई और इशू है जिसमें वहां पे तशद्दुद कोई कार्रवाइयां हुई पाकिस्तान में उनके किसी वीलॉग के नतीजे में या किसी वीडियो के नतीजे में, फिर तो पाकिस्तान इस इशू की बेस पे यहाँ पे प्रोसीड कर सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कह सकता है। लेकिन वो भी उसमें भी एक मामला है राशिद साहब, उसमें भी फिर एक मैं लुकमा जरूर दूंगा
जनाब अल्ताफ हुसैन का जो केस था उसमें तो पुरतशद्दुद मामलात भी हुए, मार दो, काट दो, गाड़ दो, टीवी बेच दो, असला ले लो, बोरी बंद लाशें, बोरी में बंद होगी लाशें, अजहर जावेद तुम्हारी लाश बोरी में बंद होगी, बोरी मैं सिलाऊंगा, ये सारी बातें वो वहाँ पर अजहर जावेद की जब मैं तस्करा कर रहा हूँ तो उनको वहाँ पर धमकी दी गई, और पाकिस्तान में भी बोरी बंद लाशें और ये तमाम चीज़ों के हवाले से वो हर तकरीर में कोई ना कोई ऐसी बात करते थे। तो अगर वो बचे रहे तो हम कैसे ये तवक्का कर सकते हैं कि इतनी खुली बात करने वाले को अगर कोई सज़ा नहीं हुई तो फिर वीलॉगर को कैसे पकड़ा जाएगा सर? अच्छा, उसमें इशू और भी बहुत सारे होते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो भी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी एक लाइन होती है पॉलिटिकल हवाले से, उसमें कोर्ट हमेशा उस शख्स के साथ जाती है जिसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की जाती है। यहाँ पे विजय माल्या बड़ा केस स्ट्रॉन्ग था, उसको नहीं दिया गया इंडियन हवाले से, हालांकि इंडिया ने बहुत सारा पैसा खर्चा, और भी एक उनके डायमंड मर्चेंट थे उनके हवाले से भी यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन का केस चला। तो पाकिस्तान का जब अल्ताफ हुसैन साहब का हुआ था तो उसमें भी थ्रेशहोल्ड बहुत ज्यादा हाई था, वहां जो जायजे लिए गए वो पॉलिटिकल हवाले से लिए गए। तो मेरा जो जाती ख्याल है, मेरी जो जाती राय है कि इसमें थ्रेशहोल्ड बहुत ज्यादा हाई है, बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को इस हवाले से एक्स्ट्राडाइट करवाना इन दोनों को। आगे मोहसिन नकवी साहब को देखते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए ये है कि शुबाना महमूद यहाँ पे बैठी हैं, वो पाकिस्तान के हालात को भी समझती हैं, वो हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट तो इशू कर दें, बट आगे जाके कोर्ट में आगे प्रूव करना कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं होएगा, या अगर इनको यहाँ से वहां पे भेजा जाता है तो कोई और केस इसमें ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसी केसेस की बुनियाद पे वो वहां पे ट्रायल होगा कोर्ट में और फिर ट्रायल का हक होगा। ये सारे पॉइंट्स को प्रूव करना बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा हाई थ्रेशहोल्ड होता है जब कोर्ट यहाँ पे देखती है इन सारे मामलात को। बाकी उनके जो कंटेंट्स हैं उसमें ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब ने कोई दस्तावेजात जमा करवाई होंगी तो उसमें देखना पड़ेगा कितने खतरनाक किस्म के कंटेंट्स थे जिसके बेस पे पाकिस्तान उनकी हवालगी का मुतालबा कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान ने पहले भी 2 दफा की कोशिश की है और वो नाकाम हुई है। अब इनके हवाले से, हालांकि ये उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज नहीं है, इनका उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, वो कुछ सियासी जमातों के सरबराह नहीं है, तो पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट तो की है, बट अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी तक कहीं भी सामने नहीं आई कि कौन सी एविडेंस वहां पे हाई कमिश्नर को दी गई है जिसकी बेस पे इनकी हवालगी का मुतालबा किया गया है। अच्छा राशिद साहब, इसमें एक चीज सर और फरमाइएगा, क्या हुकूमत पाकिस्तान अगर ये कहे कि आदिल राजा साहब उनके दुश्मन मुल्क से फंडिंग ले रहे हैं और वो हिंदुस्तान है और फंडिंग के सबूत दिए जाएं, तो क्या ये सबूत बरतानिया के लिए भी उतने ही काबिल अमल होंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कह सकता है कि हमारा हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और ये उनके साथ मिलके या उनके पैसों से जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बरतानिया भी इसी तरीके से इसको कंसीव करेगा? बरतानिया ने अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में अपनी पॉलिसी पे नजरसानी की है। यहाँ पे अगर कोई बैरूनी एजेंसीज किसी को एम्प्लॉय करती हैं या अपना एलाकार बनाती हैं तो यहाँ की हुकूमत इस पे काफी स्ट्रॉन्ग अप स्टैंड लेती है। उनको काफी सारे लोगों को प्रोसिक्यूट भी किया गया है। अगर इस किस्म की कोई चीजें हैं कि जिसमें ये प्रूव किया जा सकता है तो हो सकता है इसको, इस अमल को कंसिडर किया जा सके। और ये एक अगर शवाहद हैं, अगर चीजें हैं, अगर कोई ऐसी फंडिंग की सिचुएशन है तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ये मेजर एस्पेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नतीजे में यहाँ पे क्या हुआ ये देखना है यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ की एजेंसीज ने। बट ये एक एस्पेक्ट जैसे तरह मैंने कहा हो सकता है। बाकी मेन चीज तो उनके कंटेंट्स हैं जिसके नतीजे में वहां पे जो हुआ, या और कोई जुर्म करके, अगर फर्ज करें शहजाद अकबर साहब वहां से कोई जुर्म करके आए हैं जिसकी सजा यहाँ पे भी उतनी ही है, क्योंकि जब क्रिमिनल यहाँ पे मैपिंग की जाती है तो ड्यूल क्रिमिनल मैपिंग के बेस पे होता है कि जो जुर्म वहां पे है वो यहाँ पे भी उतना ही संगीन है, उसकी सजा 12 माह से ज्यादा है। अब जैसे अगर फर्स्ट टाइम माली बेज़ाब्तगियों के केसेस हैं या कोई और इस किस्म के केसेस जिसमें कोई संगीन नौयत के मुकदमात हैं तो उसकी बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स अगर दिए जाते हैं तो यहाँ की हुकूमत कंसीडर करती है उसको। बाकी आगे कोर्ट ने, जिस तरह मैंने कहा, उनके 4 to 5 स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेटिक ये प्रोसेस नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसेस है और जुडिशरी को इसमें आपने सेटिस्फाई करना होता है। अच्छा, जुडिशरी को जब आपने सेटिस्फाई करना है तो राशिद साहब उसमें पार्टी कौन होगा? क्योंकि पाकिस्तान, अगर हम इसको इस तरह कंसीडर करें कि पाकिस्तान ने अपनी दरख्वास्त जो है वो हाई कमीशन में जमा करवाई, हाई कमीशन ने जो है वो यहाँ पर बरतानिया में आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट हासिल किया, अब मामला अदालत में चला गया, अब वहाँ पर जो है वो बरतानिया की स्टेट वर्सेस शहजाद अकबर वर्सेस आदिल राजा होगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस शहजाद अकबर और जो है वो आदिल राजा होगा?
इसमें बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ की जो हुकूमत है वो एक पार्टी होगी और दूसरी जानब आदिल राजा और शहजाद अकबर होंगे कोर्ट में जब जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्टेड पार्टी के तौर पे अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत रजिस्टर्ड करवाना चाहती है, प्रेजेंट करना चाहती है, तो वो इजाजत लेके कोर्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को, बट उसमें एक परमिशन लेनी होती है कोर्ट से। अदरवाइज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही अपनी प्रोसीड करते हैं रिक्वेस्ट, जिसको आगे कंटेस्ट करते हैं जिनके खिलाफ भी की जाए, जैसे इस केस में आदिल राजा या शहजाद अकबर साहब है, तो उनको उसमें अपना डिफेंस या अपना जो भी है वो देना पड़ेगा कोर्ट में। इसके अलावा पाकिस्तान के पास, रियासत पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन होगा कि वहाँ की अदालत में जाके केस लड़े या किसी और तरीके से किसी और पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करके जो है वो इन मुजरिमान की, इंटरपोल को या जो कोई भी हो, कोई ऐसी एजेंसी, कोई पाकिस्तान के पास प्लान बी या प्लान इसके अलावा कोई प्लान होगा इन मुलजिमान को हासिल करने का? देखिए, इंटरपोल के अब यहाँ पे बहुत सारे रेड वारंट हैं, तो उसमें भी तरीकाकार ये है कि जब इंटरपोल का वारंट आता है तो यहाँ की कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो उसमें मौका एक होता है इंटरपोल के हवाले से कि आप यहाँ की कोर्ट में उस पूरे मुकदमे को प्रोसीड कर सकते हैं, आप अपने जो भी दलाल यहाँ पे दे सकते हैं हवालगी के हवाले से इंटरपोल को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंटरपोल के भी वारंट्स जो पेंडिंग है, क्योंकि कोर्ट उस पर सेटिस्फाई नहीं होता या कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते जो इंटरपोल की जो है ऑफिशियल्स। तो अगर लेकिन ये जो इसमें है, इसमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल है डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरह पाकिस्तान ने इसको प्रोसीड किया, क्योंकि पहले इंटरपोल के जरिए बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती थी पाकिस्तानियों की जिसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल, क्योंकि इसमें एक एड हॉक किस्म के स्पेशल अरेंजमेंट्स हमेशा हो सकते हैं बिटवीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे इंटीरियर मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दरमियान। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जो पहली दफा पाकिस्तान ने इसको प्रॉपरली आप कह लें कि अडॉप्ट किया है एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, और ये एक पहला मरहला है। आगे देखते हैं क्या होता है कोर्ट में। कोर्ट क्या करती है, अगर सर्टिफिकेट यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, होम सेक्रेटरी यहाँ की इशू कर देती हैं, तो फिर देखते हैं कि आगे कोर्ट क्या फैसला करती है उनकी हवालगी के हवाले से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।